गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सर्किट एनालिसिस का टॉपिक पढ़ेंगे, हाइब्रिड पैरामीटर्स या एच पैरामीटर्स क्या होते हैं। अभी तक हमने इस यूनिट से कवर कर लिया है, 2 पोर्ट नेटवर्क यूनिट है, कवर किया है टॉपिक हमने जेड पैरामीटर और वाई पैरामीटर्स पढ़े हैं। नेक्स्ट हमारा है हाइब्रिड पैरामीटर्स क्या होते हैं। देखिए, जेड पैरामीटर में हम इम्पीडेंस पढ़ते थे, वाई पैरामीटर में हम एडमिटेंस पढ़ते थे, करंट एंड वोल्टेज का रेशियो पढ़ते थे। हाइब्रिड पैरामीटर का नाम हाइब्रिड इसलिए दिया गया है क्योंकि इन पैरामीटर्स में हम जेड भी पढ़ेंगे, वाई पैरामीटर भी पढ़ेंगे और साथ में करंट और वोल्टेज का रेशियो भी पढ़ेंगे। ठीक है, और ये पैरामीटर सबसे ज़्यादा यूज आते हैं स्पेशली जब भी हम ट्रांजिस्टर्स को सॉल्व करते हैं, ट्रांजिस्टर के सर्किटरी पढ़ते हैं, तो उस समय हम एच पैरामीटर्स को यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए। ये कोई एक 2 पोर्ट नेटवर्क है, फर्स्ट पोर्ट इनपुट पोर्ट है, वोल्टेज V1 है, करंट I1 है। आउटपुट पोर्ट वोल्टेज V2 एंड करंट I2 है। एच पैरामीटर में हम V1 एंड I2 निकालते हैं। I1 और V2 हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, किसी पर निर्भर नहीं करती हैं। तो V1 किस किस का फंक्शन होगा, ये वोल्टेज है V1 जो फंक्शन होगा इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ का फंक्शन होगा, जो कि I1 और V2 है। सिमिलरली करंट I2 फंक्शन होगा I1 और V2 का। तो इस तरीके से इक्वेशन बनेगी, V1 इक्वल्स टू I1 एंड V2, इस तरीके से कुछ ना कुछ फंक्शन होगा। तो ये होता है H11 I1 प्लस H12 V2। सिमिलरली I2 फंक्शन होता है I1 एंड V2 का। तो ये हो गया H21 I1 प्लस H22 V2। ये हमारी इक्वेशन हो गई हैं एच पैरामीटर की इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए इन्हीं इक्वेशन को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। V1 व I2 बराबर H11 H12 H21 एंड H22 2/2 की एक मैट्रिक्स बनेगी। I1 में V2 हमें दिए जाएंगे जो कि हमें निकालने हैं। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ निकालते हैं हाइब्रिड पैरामीटर्स की, जो कि 4 पैरामीटर हैं, इनकी क्या क्या वैल्यूज़ होंगी। यानी हम इन्हें जब भी हमें कोई सर्किट दिया जाएगा तो किस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से देखिए, हमें H11 12 21 एंड 22 निकालने हैं। तो हम सेम मेथड अपनाएंगे जो अभी तक हमने जेड और वाई पैरामीटर में अपनाया है, कि एक क्वांटिटी को 0 कर दो और दूसरी के सामने की वैल्यू निकाल लो। क्योंकि हमें ये V1 व I1 व V2 ये दिया जाएगा। H11 H21 ये कांस्टेंट है, ये कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और ये वेरिएबल है। अब देखिए, अगर हमें H11 निकालना है फर्स्ट इक्वेशन से, तो हमें वोल्टेज को 0 करना होगा, और वोल्टेज को 0 करने का मतलब होता है सर्किट को शॉर्ट सर्किट करना। यानी इस केस में देखिए, अगर हमें V2 को 0 करना है तो इस तरीके से ये मिलाना होगा। ये हो गया V2 की वैल्यू 0 की, इस पॉइंट का वोल्टेज इस पॉइंट के वोल्टेज के इक्वल हो गया, दोनों में वोल्टेज डिफरेंस 0 हो गया, यानी ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो वोल्टेज 0 करने का मतलब है शॉर्ट सर्किट। तो जब भी हम वोल्टेज 0 करेंगे तो हम उसको लिखेंगे शॉर्ट सर्किट पैरामीटर। ठीक है, तो फर्स्ट केस हम लेके चलते हैं कि हम V2 को 0 करते हैं। जब हम V2 को 0 करेंगे तो हम एक तो H11 निकाल पाएंगे, एक H21 निकाल पाएंगे। H11 क्या होगा, H11 हो जाएगा V1 और I1 का रेशियो, और H21 क्या होगा, I2 और I1 का रेशियो। फर्स्ट H11 देखिए, V2 0 हो गया है, H11 निकल के आया V1 अपॉन I1। ये वोल्टेज है और ये करंट है। तो देखिए किस तरीके से नेमिंग कैसे करेंगे। H11 का दूसरा नाम क्या, मतलब नाम क्या बोलेंगे हम इसको, क्योंकि हमने वोल्टेज को 0 किया है इसलिए हमेशा यूज होगा शॉर्ट सर्किट। ठीक है, V1 और I1 क्या होते हैं, इम्पीडेंस। V1 और I1 का रेशियो होता है इम्पीडेंस। क्योंकि इनपुट पोर्ट का है इसलिए लिखेंगे शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस। H11 क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस। शॉर्ट सर्किट क्यों लिखा है, क्योंकि वोल्टेज 0 किया है, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन है। क्योंकि इनपुट पोर्ट का रेशियो है इसलिए इनपुट लिखा है। वोल्टेज अपॉन करंट है यानी इम्पीडेंस है रेशियो, इसलिए इम्पीडेंस लिखा है। इसकी यूनिट क्या आएगी, ओम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए H21। H21 क्या होगा, I2 और I1 का रेशियो होगा। दो करंट के रेशियो को क्या कहते हैं, करंट गेन कहते हैं। तो ऑब्वियसली इसको हम बोलेंगे करंट गेन। किस तरीके का करंट गेन बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट गेन, क्योंकि वोल्टेज 0 करके निकाल रहे हैं। तो H21 का नाम हो गया शॉर्ट सर्किट करंट गेन बराबर I2 अपॉन I1
क्या कंडीशन है, जब हम वोल्टेज सेकेंड पोर्ट के वोल्टेज को 0 कर देते हैं। ये हमारा निकल के आ गया है H21। नेक्स्ट हम निकालेंगे H12 एंड H22। H12 और H22 निकालने के लिए हमें करंट I1 को 0 बनाना पड़ेगा इस इक्वेशन में। अगर करंट को 0 करते हैं उसका मतलब होता है ओपन सर्किट। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स पढ़ चुके हैं कि जब भी करंट को 0 करते हैं यानी करंट फ्लो नहीं हो रहा तो उस पोर्ट को हम बोलते हैं ओपन सर्किट पोर्ट। तो यानी ये दोनों जो पैरामीटर बनेंगे इनके साथ वर्ड यूज आएगा ओपन सर्किट पैरामीटर, ठीक है। H12 रेशियो होगा V1 एंड V2 का रेशियो, यानी दो वोल्टेज का रेशियो, इसलिए इसको बोलेंगे वोल्टेज गेन। कौन सा वोल्टेज गेन? ओपन सर्किट वोल्टेज गेन। और H22 रेशियो आएगा I2 अपॉन V2, करंट अपॉन वोल्टेज का रेशियो है। तो करंट अपॉन वोल्टेज क्या होता है? एडमिटेंस होता है। और कौन सी पोर्ट का है? आउटपुट पोर्ट का है, इसलिए इसको बोलेंगे ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस। देखिए किस तरीके से लिखेंगे। व्हेन I1 बराबर हम 0 करते हैं तो हमारे निकल के आती हैं दो क्वांटिटी। H12 की वैल्यू आएगी V1 अपॉन V2, दैट इज I1 शुड बी 0। इसको बोलेंगे ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन, सॉरी रिवर्स इसलिए थोड़ा याद नहीं रहा है। V1 अपॉन V2 को हम बोलेंगे ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन। रिवर्स इसलिए बोला है क्योंकि इनपुट पोर्ट एंड आउटपुट पोर्ट का रेशियो है, उसको हम फॉरवर्ड करंट गेन बोलेंगे, ठीक है। और डायरेक्ट आप करंट गेन भी लिख सकते हैं। H22 को बोलेंगे I2 अपॉन V2 का रेशियो है, जब I1 हमने 0 कर दिया है। ये क्या हो गया है? ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस हो गया, क्योंकि करंट एंड वोल्टेज का रेशियो है, आउटपुट पोर्ट का रेशियो, इसका नाम हो गया ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस। अब हम कंटिन्यू करते हैं, हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट मॉडल किस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा H पैरामीटर का। अगर आप लोगों को Y और Z पैरामीटर का समझ में आया होगा तो इसका कंफर्म समझ में आ जाएगा। देखिए इक्वेशन क्या होती है, V1 इक्वल्स टू H11 I1 प्लस H12 V2। फर्स्ट हाफ ड्रॉ करेंगे, फिर हम सेकेंड हाफ ड्रॉ करेंगे और फिर हम दोनों को कंबाइन कर देंगे, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ से आप लोगों को याद हो तो Z पैरामीटर की इक्वेशंस होती थी वोल्टेज के रूप में, हम वोल्टेज निकालते थे Z पैरामीटर में। और इसकी होगी I2 बराबर H21 I1 प्लस H22 V2, ठीक है। पहले इस पोर्ट के निकालते हैं, क्योंकि वोल्टेज है, इसका मतलब ये दोनों दो वोल्टेज ऐड हो रहे हैं। इसका मान लीजिए V डैश है, ये मान लीजिए V डबल डैश है। अगर दो वोल्टेज जुड़ रहे हैं इसका मतलब दोनों सीरीज में आएंगे, यानी इनपुट पोर्ट का हमारा सर्किट इस तरीके से बनेगा। ये हमारा यहाँ से यहाँ का वोल्टेज है V1, ठीक है। फर्स्ट है H11 I1, क्योंकि पोर्ट पे हमेशा करंट I1 होता है, तो ये एक तरीके से रेसिस्टेंस आई थी इसकी यूनिट, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो ये हो गया H11, ठीक है। इसको हम ड्रॉ करते वक्त आप कई बार H11 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इम्पीडेंस होता है। आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। H11 I1 हो गया है। अब देखिए दूसरी टर्म क्या है, ये एक वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? V1 एक वोल्टेज है, तो कम ऑब्वियस सी बात है, दो वोल्टेज का सम है, तो ये कंप्लीट एक वोल्टेज है जो किस पे डिपेंड कर रहा है? V2 पर, यानी एक डिपेंडेंट सोर्स बनेगा। और H12 गेन है, एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। इस तरीके से हमारा हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ से यहाँ का V1, ये एक वोल्टेज है, इसलिए इसका इस तरीके से डायग्राम बनना चाहिए H12 V2। ध्यान रखिए जब भी हम डिपेंडेंट सोर्स बनाते हैं तो इस तरीके का ईंट के आकार का हम बनाते हैं सर्किट, और वोल्टेज के लिए प्लस माइनस लिखते हैं, करंट के लिए हम करंट का डायरेक्शन देते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन को हमने ड्रॉ कर लिया है, रिप्रेजेंट कर लिया है मॉडल के रूप में कि किस तरीके से बनेगी। तो अब देखिए अगर आप इसमें लगाएंगे KVL तो ओब्वियसली इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इस तरीके से लगा के देखिए, V1 करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, V1 माइनस H11 I1 माइनस बाहर निकलते तो माइनस का साइन, माइनस H12 V2 बराबर 0। तो V1 बराबर आ जाएगी H11 I1 प्लस H12 V2। ये हमने इस इक्वेशन को ड्रॉ कर लिया, रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ये हमने इनपुट पोर्ट अभी तक ड्रॉ किया, अब हम आउटपुट पोर्ट को ड्रॉ कर रहे हैं। आउटपुट पोर्ट पे देखिए यहाँ पे हमने I2 करंट निकाला है, तो जब भी दो करंट जुड़ते हैं तो हमेशा पैरेलल में सर्किट बनना चाहिए, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। इसका मतलब है ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं, ये भी करंट है, ये भी करंट है, ये I डैश है,
ये आई डबल डैश है, दोनों पैरेलल में आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का सर्किट बनेगा। ये हमारा I1 I2 यहाँ से आ रहा है, एक कुछ यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, इस तरीके का सर्किट बनेगा। ठीक है, इस टर्म को देखिए, ये क्या है, H21 I1 करंट सोर्स है, डिपेंडेंट है I1 की वैल्यू पर, इसलिए एक डिपेंडेंट करंट सोर्स बनेगा। इस तरीके का नाम हो जाएगा H21 I1। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन दोनों जुड़ने चाहिए ना, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, दोनों ऐड होनी चाहिए, इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन लिया है। ठीक है, सेकंड है H22 V2, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज V2 है, इसलिए इसको हम लिखेंगे H22। ठीक है, ये एडमिटेंस है, इम्पीडेंस नहीं है, ये एडमिटेंस। अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ देखिए, एडमिटेंस है, इसकी यूनिट मो आएगी। एडमिटेंस है, इसलिए टोटल करंट क्या होगा, वोल्टेज इंटू में एडमिटेंस, V इंटू में Y बराबर I होता है। ठीक है, तो ये एक एडमिटेंस है, इसको ऐसे लिखेंगे। इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि एडमिटेंस है, हम रेसिस्टेंस की तरह ड्रॉ नहीं करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट सर्किट बन गया है। एच पैरामीटर को किस तरीके से हम एच पैरामीटर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम दोनों को ऐड करके एक मॉडल बनाएंगे। क्या मॉडल बनता है, ये देखिए। ये हमारा हो गया V1 I1 H11 प्लस माइनस H12 V2 H21 I1 एंड H22 I2। अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो ट्रांजिस्टर का एच पैरामीटर मॉडल इसी तरीके से बनता है। यहाँ पे वैल्यूज़ के H11 HR HE ऐसे लिखते हैं, ये वैल्यूज चेंज हो जाती है पर डायग्राम ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये हो गया हमारा प्लस माइनस V2। ये हो गया एच पैरामीटर मॉडल। और किस तरीके से एच पैरामीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला पोर्शन जेड पैरामीटर की तरह है। जेड पैरामीटर में हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं क्योंकि वोल्टेज होता है। वाई पैरामीटर में करंट हम निकालते हैं, इसलिए पैरेलल में होता है। तो ये हम जेड पैरामीटर का पोर्शन एक तरीके से है, ये हमारा वाई पैरामीटर का पोर्शन है। इस तरीके से कंप्लीट मिलकर ये एच पैरामीटर का मॉडल बनता है। अब हम सोल्व करते हैं एच पैरामीटर का एक न्यूमेरिकल। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, ये एक सर्किट डायग्राम दिया गया है जिसमें 4 रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, 10 ओम, 5 ओम, 20 ओम और 15 ओम। ठीक है, इसका हमें एच पैरामीटर निकालने हैं। एक्चुअली क्वेश्चन हमें सिर्फ इतना दिया जाएगा, ये मैंने अभी आइडेंटिफाई करके लिखे हैं। यहाँ से यहाँ का वोल्टेज V1 है क्योंकि पोर्ट 1 है, V1 वोल्टेज, करंट I1, यहाँ से यहाँ का वोल्टेज V2, करंट I2। ये आप लोगों को दिए नहीं जाएंगे एग्जाम में, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, ये हमें आइडेंटिफाई करने होंगे। आप लोगों को बाई डिफॉल्ट फर्स्ट पोर्ट, इनपुट पोर्ट V1 I1 और आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज V2, करंट I2, इस तरीके से दिया जाएगा। अब हम एच पैरामीटर की इक्वेशन लिखते हैं। V1 इक्वल्स टू H11 I1 प्लस H12 V2 एंड I2 इक्वल्स टू H21 I1 H22 V2। ये हमारी इक्वेशन हो गई है एच पैरामीटर की। जो हम बेसिक अप्रोच यूज़ करेंगे कि जब भी हमें एच पैरामीटर्स निकालने, कोई भी पैरामीटर निकालने हैं, तो हमें 2 वेरिएबल में से एक को ज़ीरो करेंगे और सेकंड को यूज़ करके हम वैल्यूज़ निकालेंगे। फर्स्ट हम यूज़ करते हैं केस 1 यूज करके चलते हैं। V2 बराबर 0, यानी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन करेंगे हम इस सर्किट में। अबोव सर्किट में हम V2 की वैल्यू को 0 करेंगे। अगर हम V2 को 0 करते हैं तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ के हम मिला रहे हैं लाइन को, तो हमारा नया सर्किट इस तरीके से बन जाएगा। 10 ओम, 20 ओम, 5 ओम, 15 ओम और ये हमारा शॉर्ट सर्किट, दैट इज़ V2 बराबर 0। ये हमारा यहाँ से I2 है प्लस माइनस V1 I1 20 ओम एंड 15 ओम। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट आने वाला है। आप लोगों को पहले मैंने बता चुकी हूँ, जब भी हमने शुरू में पढ़े थे सर्किट एनालिसिस का स्टार्ट किया था, नोडल और मैश, उस समय ये चीज़ें पढ़ाई थी आप लोगों को। वही चीज़ यहाँ पे यूज़ आने वाली है। अगर आप इस ब्रांच को देखते हैं, इस ब्रांच को देखते हैं, देखो 2 ब्रांच पैरेलल में, एक में 15 ओम का रेसिस्टेंस है, एक शॉर्ट सर्किट है। तो अगर यहाँ से कोई भी करंट आएगा तो इस ब्रांच में कभी भी नहीं जाएगा, शॉर्ट सर्किट के पाथ को
फॉलो करेगा। ये तो हो गया प्रैक्टिकल चीज़ आप लोगों को समझा रही हूँ। दूसरा, जब भी हम 15 ओम के साथ सीरीज में एक जीरो आर, ये 15 ओम है और ये 0 ओम है, तो वैल्यू क्या होगी 15 गुणा 0 अपन 15 प्लस 0, तो ये वैल्यू 0 ओम के बराबर होगी टोटल वैल्यू। इसलिए इसको हम एक 0 ओम की लाइन बनाएंगे, 15 ओम का कोई मतलब नहीं रहेगा। और प्रैक्टिकली अगर इसको समझे तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई करंट फ्लो हो रहा है, दो लाइन उसके पास सामने ऑप्शन है, एक में बहुत हाई रेसिस्टेंस मिल रहा है और एक में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो लो रेसिस्टेंस या जीरो रेसिस्टेंस के शॉर्ट सर्किट वाली लाइन को फॉलो करेगा। इस लाइन में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो हमारा नया सर्किट बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा। ये करंट I2 है, करंट हमेशा ध्यान रखना, ये करंट I1 है, ये प्लस माइनस V1 है, 5 ओम, 10 ओम एंड 20 ओम। अब हमारा सर्किट बन गया है, हमने कंडीशन रख ली है शॉर्ट सर्किट करने के बाद। ये हमारी शॉर्ट सर्किट लाइन है। अब हम फर्स्ट निकालेंगे H11 क्या होता है। H11 था हमारा V1 अपॉन I1 व्हेन V2 इक्वल्स टू 0। हमने V2 इक्वल्स टू 0 का सर्किट बना लिया है, तो अब हमें सिर्फ क्या करना है, V1 और I1 का रेशियो करना है। वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या होगा, टोटल रेसिस्टेंस, यानी R इक्विवेलेंट हो गया सर्किट का। R इक्विवेलेंट कितना होगा, ठीक है। अब देखिए 20 एंड 5 ओम टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आप लोग निकाल लेंगे। 5 और 20 किस में है, पैरेलल में है, यानी 10 सीरीज में और 20 एंड 5 पैरेलल में। ये वैल्यू क्या हो गई, 20 और 5 पैरेलल में 4 ओम, 20 25 और 20 प्लस 5 25, यानी 4 ओम 10 ओम, ये हो गई टोटल 14 ओम। तो H11 की वैल्यू हमारी आ गई है 14 ओम। अब देखिए सेकंड वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं H21 बराबर I2 अपॉन I1 व्हेन V2 इक्वल्स टू 0, यानी V2 इक्वल्स टू 0 का सर्किट हमने ड्रॉ कर रखा है। उसी सर्किट में हमें I2 और I1 के रेशियो निकालना है। अगर इस सर्किट में हम देखते हैं तो ये हमारा I1 करंट है और ये हमारा I2 करंट है, ये इनकमिंग करंट है। ये करंट दो डायरेक्शन में डिवाइड होगा। ये एक बार मैं नाम लिख रही हूँ I डैश, इसको लिख रही हूँ I डबल डैश, ठीक है। तो I1 किस किस के इक्वल है, KCL से I डैश और I डबल डैश के इक्वल है। आप यहाँ पे कोई से भी मेथड से कर सकते हैं, इसमें मैश लगा सकते हैं, नोडल लगा सकते हैं, और सबसे सिंपल है करंट डिवीजन लगा सकते हैं। अगर करंट डिवीजन देखिए किस तरीके से लगेगा, यहाँ पर अब करंट डिवीजन देखिए किस तरीके से लगता है। जब भी हम करंट डिवाइड करते हैं दो रेसिस्टेंस में, तो I डबल डैश का मान देखिए किस तरीके से लिखेंगे। I डबल डैश बराबर जिस ब्रांच में हमें करंट निकालना है उसको छोड़ के दूसरे का रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय दोनों का रेसिस्टेंस इनटू में टोटल इनकमिंग करंट, यानी 5/20 प्लस 5 इंटू में I1, ये हो गया 5/25 I1, यानी 1/5 I1। ये तो हो गई I डबल डैश का मान। अब देखिए I2 का डायरेक्शन I डबल डैश से ऑपोजिट है, इसलिए I2 क्या हो जाएगा, माइनस का I डबल डैश, यानी माइनस का 1/5 I1। तो इसी से हम I2 अपॉन I1 अगर हम देखते हैं तो हमारे क्या आएगा, माइनस 1/5। ये हमारा आ गया करंट गेन, और ये क्या वैल्यू है, H21 बराबर हमारा हो जाएगा माइनस 1/5, ठीक है। H21 आ गया है और H11 आ गया है। अब हम नेक्स्ट करेंगे इस सर्किट में करंट की वैल्यू 0 करेंगे, यानी I1 को हम 0 करेंगे। इस पोर्ट को, जो इनपुट पोर्ट है, I1 को 0 करेंगे तो इनपुट पोर्ट को हम ओपन रखेंगे, ठीक है। अगर इनपुट पोर्ट को हम ओपन रखते हैं, I1 0 करते हैं, तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अगर यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो जितना वोल्टेज यहाँ से यहाँ के बीच में, उतना ही वोल्टेज यहाँ से यहाँ के बीच में होगा। इस वोल्टेज को हम V1 लिख सकते हैं, ठीक है। इस 10 ओम को कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी। जितना वोल्टेज यहाँ है उतना ही वोल्टेज यहाँ होगा और सर्किट एज इट इज बन जाएगा। देखिए हम सर्किट ड्रॉ करते हैं। V2 I2 V1 और I1 इक्वल्स टू 0। ये हमारा V2 हम इस तरीके से बना देते इसलिए आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पर I1 बराबर 0 है, यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ का वोल्टेज सॉरी देखिए,
ये हमारा वोल्टेज हो गया V1। वैल्यूज़ रख लीजिए, क्या क्या वैल्यूज़ थी इनकी, 10, 15, सॉरी 20 ओम 15 ओम, ठीक है। ये हमारा नया सर्किट बन गया है। V2 है, I2 है, इस पोर्ट में यहाँ पर कोई करंट नहीं है, इसलिए इसको कोई मतलब नहीं है। जितना वोल्टेज है यहाँ से यहाँ के बीच में, आप इसको एक बार के लिए भूलिए, इस पोर्शन का कोई मतलब नहीं है, ये हमारे कोई काम का नहीं है। हमारा सिर्फ इतना सर्किट हमें काम में आने वाला है। अब देखिए हम फर्स्ट निकालेंगे, फिर से इक्वेशन लिख रही हूँ मैं, V1 इक्वल्स टू H11 I1 प्लस H12, V2 I2 इक्वल्स टू H21 I1 प्लस H22 V2। हमने ये दोनों वैल्यूज़ निकाल लिए हैं। अब हमने I1 को जीरो किया, केस सेकंड हमारा था I1 बराबर ज़ीरो करना था, यानी हमें ओपन सर्किट करना था इनपुट पोर्ट को। इनपुट पोर्ट को हमने ओपन सर्किट कर दिया है। अब हमारी दो वैल्यूज़ निकलेंगी, एक निकलेगी H12, एक निकलेगी H22, ठीक है। फर्स्ट हम निकालते हैं H22, सिंपल होता है इसलिए निकाल रही हूँ। वोल्टेज और करंट का रेशो है, H22 हमारा आएगा I2 अपॉन V2 व्हेन I1 इक्वल्स टू 0, यानी करंट एंड वोल्टेज का रेशियो है। तो इसको एक तरीके से हम पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे पहले V2 अपॉन I2 निकालेंगे और उसको रिवर्स कर लेंगे। V2 अपॉन I2 इस सर्किट का क्या होगा, R इक्विवेलेंट होएगा, क्योंकि यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स V1 है, ये हमारा कनेक्ट है। V2 और I1 हमने सप्लाई दिया हुआ है, तो टोटल रेसिस्टेंस जितना सर्किट को होगा उसको हम इन्वर्स कर देंगे तो हमारा H22 आ जाएगा। 20 और 5 25, 25 किसके साथ पैरेलल में, 15 के साथ। तो R इक्विवेलेंट हमारा हो गया है 15 इन पैरेलल विद 20 प्लस 5, 25। 15 इंटू 25 अपॉन 15 प्लस 25, ये हो गया 15 गुणा 25 अपॉन 40, 75 अपॉन 8 ओम। ये हमारा हो गया V2 अपॉन I2 का रेशियो। क्योंकि हमें I2 अपॉन V2 का रेशियो चाहिए, I2 अपॉन V2 चाहिए, इसलिए हम इसको अपोजिट कर लेंगे, ये हो जाएगा 8 अपॉन 75 मो। ये हमारा आ गया H22 की वैल्यू, ठीक है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखिए, अब हमें निकालना है H12। H12 क्या होएगा हमारा, H12 हमारा होएगा V1 अपॉन V2 व्हेन I1 इक्वल्स टू 0। V1 और V2 का हमें रेशियो निकालना है कि ये वोल्टेज और इस वोल्टेज का रेशियो निकालना है। अब देखिए किस तरीके से सोल्व करेंगे। देखिए अब हमें जब H12 निकालना है तो H12 हम कोई भी मेथड यूज़ करो, बाई हुक एंड क्रूक हमें निकालना है। देखो ये होता है, क्योंकि हमें 2-3 यहाँ पे आइडियाज़ इकट्ठा करके एक वैल्यू निकालेंगे। आप यहाँ से देखिए हमारे पास ये वोल्टेज है, ये यहाँ से यहाँ का वोल्टेज V2 है, यहाँ से यहाँ का वोल्टेज V1 है, ठीक है। अब हम किस तरीके से, सबसे सिंपलेस्ट मेथड क्या हो सकता है निकालने का, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा साइड में बता रही हूँ। सबसे पहले ये देखिए हमारे पास एक रिलेशन आया इससे पहले, क्योंकि H22 हमें मिला है 8/75, या फिर कहेंगे V2 अपॉन I2 का रेशियो हमारा है 75 अपॉन 8, यानी V2 अपॉन 75/8 I2। ये हमें एक वैल्यू मिली थी जो हमने अभी निकाली थी इससे जस्ट पहले, इसलिए मैंने पहले इसको निकाला है। ये जो हमने R इक्विवेलेंट निकाला था ये क्या था, V2 अपॉन I2 कितना आया था 75/8, यानी V2 बराबर क्या आएंगे 75/8 गुणा I2। ये हम लिख सकते हैं। हम V2 निकाल लेंगे और V1 निकालेंगे, दोनों को I2 के रूप में निकालेंगे, फिर दोनों को आपस में भाग दे देंगे। V2 हमारा आ गया। अब यहाँ से हम V1 को किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये देखिए ये करंट I2 इसमें आ रहा है। अब I2 करंट वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये मान लीजिए I डैश है, ये मान लीजिए I डबल डैश है। क्योंकि हमें V1 चाहिए इसलिए हम I डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो करंट डिवीजन से I डैश की वैल्यू क्या होगी, जब भी दो रेसिस्टर, ये 20 और 5 25 हैं, ठीक है। तो एक ऐसा सर्किट है, नीचे ड्रॉ कर रही हूँ मैं, एक 25 है और ये करंट आ रहा है हमारे पास I2, ये 25 ओम है और ये 15 ओम है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। इसमें करंट आ रहा है हमारा I डैश। तो जब भी दो करंट डिवाइड होता है तो जिस रेसिस्टेंस में हम करंट निकालते हैं किस तरीके से निकालेंगे, अगर हमें 25 ओम में 25 ओम रेसिस्टेंस में करंट निकालना है I डैश, तो I डैश बराबर होगा 15 अपोजिट वाला रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय दोनों का जोड़ गुणा में जितना इनकमिंग टोटल करंट आ रहा है इन दोनों के अंदर वो करंट,
ठीक है, ये होता है करंट डिवीजन रूल। तो आई डैश हमारा इससे देखिए क्या होगा, 15/25 + 15 गुणा में I2। आई डैश हो गया 15/15 + 25 गुणा में I2। अगर आप लोगों को ये करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन रूल याद नहीं है तो मेरे पहले के वीडियोस देख लीजिए, उसमें कवर किया हुआ है। पर और स्पेशली 2 ही ब्रांच का आता है आपका करंट डिवीजन। करंट डिवीजन का एक गोल्डन रूल ये होता है कि जब भी क्योंकि करंट हमेशा पैरेलल में डिवाइड होता है तो 2 ब्रांच पैरेलल में होनी चाहिए। तो जिस ब्रांच में हमें करंट आ रहा है, जैसे एक बार मैं आपको डिटेल से बता देती ताकि आप लोग कन्फ्यूज नहीं हो। ये हम एक रेसिस्टेंस मान रहे हैं R1, ये एक मान रहे हैं R2, ये I करंट आ रहा है, ये मान लीजिए I डैश है, ये मान लीजिए I डबल डैश है, ये R1 है और ये R2 है। तो करंट डिवीजन रूल कहता है, इसका एक पूरा प्रूफ होता है, प्रूफ अभी नहीं करवाएंगे, आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला देख लीजिए किस तरीके से होता है। आई डैश करंट की वैल्यू होगी आई डैश बराबर ये रेसिस्टेंस R2 डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस R1 + R2 गुणा में जितना करंट आ रहा है I। सिमिलरली अगर आई डबल डैश निकालना है तो R1 डिवाइडेड बाय दोनों का जोड़ गुणा में जो करंट आ रहा है, यानी जिस ब्रांच का हम निकाल रहे हैं उससे अपोजिट को ऊपर रखते हैं और टोटल रेसिस्टेंस की वैल्यू से डिवाइड करते हैं, टोटल करंट की वैल्यू से गुणा करते हैं। तो यही हमने यहाँ पे आई डैश किया है, क्योंकि हम इस वाली ब्रांच में जो कि ये वाला करंट हमें निकालना है, क्योंकि हमें V1 की वैल्यू चाहिए। तो 20 और 5 25 ओम रेसिस्टेंस है यहाँ पे, तो 15 डिवाइडेड बाय 25 + 15 गुणा में I2। ठीक है, 15 डिवाइडेड 15 + 25 गुणा में I2, ये हो गया आई डैश हमारा हो गया 15/40 I2। ठीक है, अब देखिए आई डैश आया है, अब ये वोल्टेज कितना होगा, V1 की वैल्यू क्या होगी 5 गुणा आई डैश, वोल्टेज गुणा में करंट, इसमें करंट आई डैश ही तो आएगा, यहाँ कोई करंट नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 थी। तो V1 बराबर हो गया 5 आई डैश, तो V1 हो गया 5 गुणा 15/40 I2। ये हमारा V1 हो गया 5 × 40 15/8 I2। तो V1 बराबर 15/8 I2। अब देखिए V2 पता है और V1 पता है, दोनों I2 के रूप में पता है। हमें क्या चाहिए था, H12 बराबर V1/V2 का रेशियो है। तो H12 बराबर क्या हो जाएगा, V1 था हमारा 15/8 I2 एंड V2 था 75/8 I2। ठीक है, ये हमने लिख ली वैल्यू। I2 से I2 कैंसिल है, 8 से 8 कैंसिल है, 1/5। तो H12 की हमारी वैल्यू आ गई 1/5। ठीक है, ये है वोल्टेज गेन। तो इस तरीके से हमने चारों वैल्यूज़ निकालनी है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप लोगों को कोई से भी पैरामीटर निकालने हो तो सबसे इजीएस्ट और सिंपलेस्ट मेथड होता है, आप एक चाहे वो वोल्टेज हो चाहे करंट हो, उनको एक को 0 करो और अदर जो वेरिएबल बचा है उसके साथ की कांस्टेंट की वैल्यू निकालो। ठीक है, हमेशा इस तरीके से करना। एक या तो ओपन हो सर्किट होगा या शॉर्ट सर्किट होगा, जैसा भी हो उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना और फिर उसमें रिलेशन निकाल के करंट वोल्टेज का आपस में रिलेशन निकालना। इस तरीके से हम पैरामीटर्स को सोल्व करते हैं। ये आपको एच पैरामीटर मॉडल बताया था। इसका क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आता है एच पैरामीटर का, क्योंकि इसमें दोनों जेड भी कवर होता है और वाई भी कवर होता है, इसलिए इसका न्यूमेरिकल आना थोड़ा सा फ्रिक्वेंट आता है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा था एच पैरामीटर क्या होता है, किस तरीके से निकालते हैं 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए। ये हमने उसके रिलेशनशिप निकाले। H11 को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस, H21 को शॉर्ट सर्किट करंट गेन, H21 को बोलते हैं H12 को बोलते हैं ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन और H22 को ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस बोलते हैं। इनका हमने इक्विवेलेंट मॉडल पढ़ा था। इनपुट पोर्ट बनाओ आउटपुट पोर्ट बनाओ, दोनों को मिला के इस तरीके से लिख देते हैं। उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल सोल्व किया था। न्यूमेरिकल जब भी हम सोल्व करते हैं तो कोशिश कीजिए एक बार हम वोल्टेज को 0 करके ये दोनों वैल्यूज़ निकाल लेंगे, फिर हम करंट को 0 करके दूसरी वाली वैल्यूज़ निकाल लेंगे। थैंक यू।